हेलो एवरीवन, वेलकम टू WS टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिक्शनरी के कुछ इनबिल्ट मेथड की। दोस्तों, कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो डिक्शनरी के लिए बनाए गए हैं, डिक्शनरी के साथ में प्रॉपर वर्क करते हैं, उनको डिक्शनरी मेथड कहा जाता है। इन सारे मेथड का एक अलग अलग पर्पज़ होता है, इनकी एक अलग मतलब वर्किंग होती है, अलग सिचुएशन में इनको हम लोग काम में लेते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिस्ट बना के दी है जहाँ पर डिक्शनरी के ये सारे के सारे फंक्शंस हमने डिस्कस करने हैं। तो पहला जो फंक्शन है वो है कीज। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डी है वो एक डिक्शनरी का रेफरेंस है और उसके साथ में हम लोग उसकी मेथड अप्लाई कर सकते हैं कीज। अब ये कीज फंक्शन क्या करता है, डिक्शनरी में आने वाली सारी कीज को ये सेपरेट कर हमें दे देता है। तो हमें इस फंक्शन के बाद में केवल और केवल लिस्ट ऑफ कीज मिलती है जो कि डिक्शनरी में अवेलेबल है। चलिए, यहाँ पर हम लोग जाएंगे और पहले तो हम लोग प्रोग्राम के थ्रू बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ और डिक्शनरी बनाने के लिए मैं DICT डिक्शनरी फंक्शन का काम लूँगा और यहाँ पर मैं आपको जो होता है, जो नॉर्मल फॉर्म होती है जिसके थ्रू हमने कल बनाए थे काफ़ी डिक्शनरी, उसके थ्रू हम लोग बनाते हैं। तो पहले लिखते हैं नेम, और नेम हम लोग लिखते हैं राम। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सैलरी, और सैलरी मैंने दे दी है 35,000। ओके, एंड एज एक और दे देता हूँ एज, और एज मैंने दे दी है सपोज कीजिए 29। नाउ यहाँ पर हमारी डिक्शनरी बनकर रेडी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं डिक्शनरी को। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डिक्शनरी के अंदर 3 की है, एक तो नेम, सैलरी और एज, और तीनों की वैल्यूज भी हमें पता है कि राम है 35,000 और 29 उनकी वैल्यूज है। तो क्वेश्चन आता है क्या हो जब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं d.keys। तो ये दोस्तों हमें सारी की सारी कीज दे देगा जो डिक्शनरी में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें कीज कौन कौन सी मिल रही है, यहाँ पर हमें मिल रहा है नेम, सैलरी और एज। तो यहाँ से हम लोग केवल कीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हमारी डिक्शनरी से। और दोस्तों, कीज एक्सट्रैक्ट करने के बाद में हम लोग चाहे तो इस पर फॉर लूप लगा सकते हैं। जनरली हम लोग जो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फॉर लूप में इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो सिचुएशन में आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए आपको डिक्शनरी और आपको 1 बाय 1 सारे एलिमेंट को प्रिंट करना है। ओके, चलिए, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे फोर इन आई। ठीक है, आई नाम के रेफरेंस या वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे d.keys। तो हमें सारी कीज मिल जाएगी और जो जो की हमें मिल रही है तो वो आई में आ रही है, और देन हम लोग आई के साथ में प्रिंट कर देंगे डिक्शनरी के वैल्यूज को। तो यहाँ पर हम लोग आई लिखेंगे तो आपको सारी की सारी वैल्यूज जो है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर d.keys नहीं लिखते हैं, केवल डी भी लिखते हैं, तो दोस्तों जब कभी भी याद रखिएगा, जब हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर लगाते हैं हमारे डिक्शनरी के साथ में, तो केवल हमें वहाँ से ऑलरेडी की ही मिलती है। तो यहाँ आपको की लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको वैसे भी यहाँ से कीज ही मिल रही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और चाहें तो आप कीज भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा कौन सा रहता है, दोनों दोस्तों दोनों अच्छा है, लेकिन मैं कीज लिखना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि मुझे पता रहता है कि डिक्शनरी से यहाँ से कीज निकल रही है। तो ये याद रखने के लिए या फिर आपके कंफर्टेबल के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है कीज निकालना। ओके, चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पास में दूसरे मेथड की, जिसको हम लोग कहेंगे वैल्यूज। तो वैल्यूज का मेजरली वर्क होता है कि डिक्शनरी में आने वाली जो वैल्यूज है उनको एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, तो चलिए एक बार इसका प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। यहाँ से मैं लिखूंगा प्रिंट d.values। तो ये हमें डिक्शनरी में आने वाली सारी वैल्यूज दे देगा। ओके, तो हमें वैल्यूज मिल रही है राम 35,000 एंड 29। चलिए, अब इसका जो मेजरली यूज होता है, यूज हम लोग इसका कैसे करते हैं, जनरली हम लोग इसको फॉर लूप के साथ में अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा वैल्यूज। इस तरह से हमें वैल्यूज मिल जाती है दोस्तों। सॉरी, यहाँ पर मैंने हिंदी सेलेक्ट हो गई मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यूज। तो इस बार आपके पास दो डिक्शनरी से वो वैल्यूज निकल कर एक्सट्रैक्ट होगी और आई में वैल्यूज आएंगी। तो वैल्यूज आएगी तो हमें यहाँ पर ये सब्सक्रिप्शन हटाना पड़ेगा और केवल आई को ही मेंशन करना पड़ेगा ताकि हम लोग केवल वैल्यूज ही देख पाए। तो आई होप आपको कीज और वैल्यूज नाम के दोनों मेथड समझ में आए होंगे। दोनों ही काफ़ी इजी है और मेजरली इनका जो यूज होता है, इनकी जो एप्लीकेशन है वो आपको फोर के साथ ही मिलेगी। ओके, तो आप अपने प्रोग्रामिंग के अंदर जब लूप्स आते हैं तो उसके साथ में ये दोनों फंक्शन ज़्यादा वैलिड रहते हैं, ज़्यादा यूजफुल रहते हैं, तो उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं आइटम मेथड की। अब ये जो आइटम्स मेथड है ये आपकी डिक्शनरी में से
हर पेयर को बाहर निकालेगा, की वैल्यू के पेयर को बाहर निकालेगा, उसको एज अ टपल की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करेगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो जब भी आपको अपने डिक्शनरी को टपल की फॉर्म में देखना है तो आप लोग आइटम्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट और यहाँ लिखेंगे डी डॉट आइटम्स। तो आपकी पूरी डिक्शनरी में जितने भी पेयर्स है वो आपको टपल की फॉर्म में दिखाई देंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टपल्स के नेम राम है, ओके, सैलरी आपकी 35,000 है और एज आपकी 29 है। तो इस तरह से डिक्शनरी में आने वाले सारे के सारे जो हमारे पास में पेयर होते हैं वो आपको टपल की फॉर्म में दिखाई देते हैं और उसका आप जो चाहे वर्किंग कर सकते हैं अगर आप आइटम्स मेथड लगाना चाहे तो। चलिए तो जनरली इसको हम लोग अगेन लूप के साथ ही इसको यूज करते हैं। चलिए मैं लूप के साथ ही बता देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा आइटम्स, ओके, और देन आपको सिर्फ यहाँ पर आई लिखना है ताकि आपको सारे आइटम विथ वैल्यू और जो कीज है उनके साथ में आपको दिखाई देंगे एज अ टपल की फॉर्म में। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है और जनरली इसकी एप्लीकेशंस भी हम लोग यही कहते हैं कि जहाँ भी डिक्शनरी के साथ में लूप्स आ रहे हैं वहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ और देखते हैं कॉपी। ओके दोस्तों, कॉपी के बारे में हमेशा हम लोग बात करते हैं कि जो कॉपी मेथड होता है जनरली वो आपके लिए शैलो कॉपी बना कर देता है। अब शैलो कॉपी का मैंने आपको रूल बताया था कि अगर आप लोग रेफरेंस को इक्वल असाइनमेंट करते हैं तब तो आपके पास कॉपी नहीं बनती एक्चुअल में। आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए यहाँ पर पहले मैं आपको बताऊंगा कि शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट क्यों आता है और किस तरह से यहाँ पर वर्क करते हैं। मान लीजिए आपने D2 नाम का एक रेफरेंस बनाया और आपने कुछ इस तरह से कर दिया, तो टेक्निकली देखा जाए तो D2 और D ये दोनों रेफरेंस है और दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन जो कि डिक्शनरी की है उसी को कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी कॉपी नहीं बनी है, ये दो अलग अलग रेफरेंसेस है जो कि एक ही मेमोरी डिक्शनरी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं D में कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो चेंजेस मुझे D2 में भी मिलेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको प्रूफ करता हूँ कि ऐसा यहाँ पर एक ही कॉपी है, यहाँ पर दो कॉपी नहीं बनी है किसी भी हालत में। सिर्फ यहाँ पर एक आइटम है जिसको दो रेफरेंस एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं डी में कुछ चेंजेस करूँ, चलिए चेंजेस करके देखते हैं। और मैं डी में एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, एड्रेस। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एड्रेस, ओके, और एड्रेस में देना चाहूँगा जयपुर। यहाँ पर हमने दिया, तो हमने चेंजेस डी में किए और जब हम लोग दोस्तों इसको D2 को देखेंगे तो आपको ये चेंजेस मिलेंगे क्योंकि दोनों ही एक ही मेमोरी लोकेशन को कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपके पास में D2 जब आप लोग प्रिंट कर रहे हैं तो आपको एड्रेसेस नाम का पेयर भी दिखाई दे रहा है। तो आप चाहते हो कि नहीं सर यहाँ पर डी की एक कॉपी बन जाए जो कि D2 में आ जाए और उसके बाद में अगर डी में कुछ भी चेंजेस हो तो वो D2 में चेंजेस नहीं होंगे। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप कॉपी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। कॉपी मेथड अप्लाई करने के लिए आपको जो भी डिक्शनरी गिवन है उसके साथ में कॉपी मेथड लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से D2 में एक नई कॉपी बन जाएगी। अब आपके पास में सेम डिक्शनरी की दो कॉपी है जिसको एक को तो D रेफर कर रहा है और दूसरे को D2 रेफर कर रहा है। तो अगर आप D में कुछ चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस D2 में नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर शैलो कॉपी बन चुकी है। चलिए अब अगेन सेम क्वेश्चन रहने दीजिए और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। आप देखेंगे कि भी D2 में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, एड्रेस केवल D में ही चेंजेस हुआ है, D2 में कोई चेंजेस नहीं हुए। तो हमने क्या किया, हमने D बनाया, D की कॉपी D2 में बना ली, फिर D में जो भी चेंजेस किए वो D2 में तो आएंगे नहीं क्योंकि वो एक्चुअली में एक नई कॉपी बन चुकी है, शैलो कॉपी बन चुकी है। तो इस तरह से हम लोग कॉपी वाला कॉन्सेप्ट भी काम में लेते हैं और ये कॉन्सेप्ट हर किसी भी जो सीक्वेंसेस है लाइक टपल है, चाहे हमारे पास में लिस्ट होती है, हर जगह ये वैलिड रहता है ना दोस्तों। तो आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो कि हमने टपल और लिस्ट के साथ में पढ़ा था। चलिए अब अगेन हम लोग बात करेंगे क्लियर की। क्लियर भी मेथड जो है ऑलमोस्ट सारी के सारे आपके जो डेटा टाइप्स हैं जैसे कि लिस्ट है, स्ट्रिंग के साथ में काम करता है। लिस्ट के साथ जब आप उसको अप्लाई करते हो तो लिस्ट पूरी की पूरी एम्प्टी हो जाती है, लिस्ट खाली हो जाती है और आपके पास में एम्प्टी लिस्ट बन जाती है। उसी तरह से अगर मैं इसको डिक्शनरी के साथ में अप्लाई करूँ तो ये डिक्शनरी को बने तो रहने देगा, डिक्शनरी को तो रहने देगा, लेकिन उसमें आने वाले सारे के सारे की वैल्यू पेयर को ये रिमूव कर देगा और आपकी डिक्शनरी जो है वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। चलिए इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद में हम लोग किस तरह से इसको देखेंगे। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा कि यहाँ पर मैंने D को
क्लियर कर दिया, इसमें आपको कोई भी पैरामीटर भेजने की जरूरत नहीं है, ये आपके डी को क्लियर कर देगा और उसके बाद जब आप डी को प्रिंट करेंगे तो डी आपको एम्प्टी डिक्शनरी मिलेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आपको डिक्शनरी डिलीट नहीं करना है, डिक्शनरी में आने वाले एलिमेंट को डिलीट करना है तो आपका क्लियर मेथड यूजफुल रहता है। अगर आपको डिक्शनरी को ही हटाना है, आप कहते हो सर मुझे एम्प्टी डिक्शनरी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप डिक्शनरी को हटा ही दीजिए, तो उस केस में हम लोग डिलीट का ऑप्शन का यूज करेंगे। डिलीट के बाद हम लोग लिख देंगे डी, तो ये आपका डिलीट जो है डी को डिलीट कर देगा और उसके बाद अगर आपको डी को प्रिंट करेंगे तो ये एरर दे देगा, वो कहेगा भैया डी नाम से कुछ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहाँ एरर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डी इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब डी हट चुका है मेमोरी से ही। तो क्लियर करने पर हम लोग केवल और केवल उसके एलिमेंट को रिमूव करते हैं, जबकि डिक्शनरी रिमूव नहीं होती। अगर डिक्शनरी को रिमूव करना है तो आपको डिलीट ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर वाला भी ऑप्शन पता होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों अपडेट की। ओके, अपडेट का जो मेजरली वर्क रहता है वो है आपकी डिक्शनरी को अपडेट करना किसी और आइटम से। चलिए देखते हैं कि डिक्शनरी को हम लोग किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। इसको मैं कुछ टाइम के लिए बंद कर देता हूँ, बहुत ही यहाँ पर कचरा हो चुका है। चलिए मान के चलता हूँ मेरे पास एक डिक्शनरी दे रखी है और मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी D2 नाम की एक और डिक्शनरी बनाना चाहूँगा डिक्शनरी, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एड्रेस, और एड्रेस मैंने ले लिया है जयपुर। जयपुर को हमें सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा। वैल्यूज हमें हमेशा दोस्तों सिंगल कोट्स में लिखनी पड़ती है अगर वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है तो। और यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर सिटी लिख दूंगा, सिटी में लिख दूंगा राजस्थान, राजस्थान। ओके, चलिए अब आप चाहते हैं कि डिक्शनरी D2 जो है वो डिक्शनरी D1 के साथ में मर्ज हो जाए, तो उस केस में आपको अपडेट का ऑप्शन यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं लिखूंगा डी डॉट अपडेट, अपडेट लिखने के बाद में हम यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर है वो D2 पास कर देंगे। इसके बाद में डी में चेंजेस हो जाएंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि डी जो है आपका अपडेट हो चुका है D2 से। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में पहले नेम, सैलरी और एज थे, अब हमारे पास में एड्रेस और सिटी भी ऐड हो चुके हैं डी के अंदर। तो आपको यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं दोस्तों D2 से। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर सीधा का सीधा टपल की फॉर्म में भी आप दे सकते हैं वैल्यूज। कैसे, चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आपको बताता हूँ कि एग्जाम में या इंटरव्यू में कैसे पूछ सकते हैं। वो आपको यहाँ भी सीधा यहाँ पर ही वैल्यू दे देगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दे दिया एड्रेस इक्वल टू, यहाँ आपको दे दिया है जयपुर, और यहाँ आपको दे दिया है सिटी, और आपको यहाँ पर लिख दिया है राजस्थान। तो सीधा आपको डिक्शनरी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप अपडेट के अंदर भी वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू सप्लाई करेंगे ये हमारे डी के अंदर क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग एक दो डिक्शनरी को कंबाइंड भी कर सकते हैं, और अब अपडेट के थ्रू सीधा वैल्यूज या पेयर प्रोवाइड कर दीजिएगा, ये पेयर हमारे डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अपडेट मेथड किस तरह से काम करता है। अब अपडेट मेथड में क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि डिक्शनरी के अंदर डुप्लीकेसी ऑफ की नहीं होती, मतलब डी एक की की पर दो वैल्यूज नहीं हो सकती, तो की आपके पास हमेशा एक रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज इक्वल टू 30 या एज इक्वल टू 30 या 45। तो दोस्तों एज नाम ऑलरेडी नाम की पेयर था जो कि था एज 29। अब आपने दोबारा एज इक्वल टू 45 कर दिया, तो यहाँ पर ये जो कीज है, जो सेकंड हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वैल्यूज, ये आपकी प्रीवियस वैल्यू को अपडेट कर देगा। इसका मतलब एज आपकी 45 ही आएगी, 29 नहीं आएगी। चलिए इसको भी मैं आपको करा के दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपकी जो एज है वो अपडेट हो चुकी है 45 से। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अपडेट मेथड किस वे से काम करता है, और अगर डुप्लीकेट है तो जो सेकंड वैल्यू जो वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वो प्रीवियस वैल्यू को अपडेट कर देगा, अगर वो की सेम अवेलेबल है तो। आई होप आपको अपडेट को लेकर भी किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं गेट की। ओके, अब गेट का मेजरली वर्क होता है कि आप इसके अंदर की प्रोवाइड करेंगे, एक पैरामीटर की, और वो आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा उसकी की। चलिए कैसे करते हैं, यहाँ पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि गेट मेथड किस तरह से काम करता है। तो गेट मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको डी डॉट गेट लिखना पड़ेगा और उसके अंदर आपको की सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं की सप्लाई करना चाहूँगा सैलरी,
तो ये आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा और वो जो वैल्यू है उसको मैं कैप्चर कर लेता हूँ आर के अंदर और आर को प्रिंट करा कर देखता हूँ क्या वाकई में ये वैल्यू को कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर वैल्यू मिल चुकी है 35,000। अब यही काम आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, अगर मैं इसको कुछ टाइम के लिए कमेंट कर दूं और मैं बताता हूँ ये काम आप ऐसे भी कर सकते थे। आप यहाँ पर लिख सकते थे डी और अंदर मेंशन कर सकते थे सैलरी, सैलरी, तभी भी आपके पास में आर का आंसर 35,000 ही आता। तो आपके पास दो मेथड हो गए, यहाँ पर दो तरीके हो गए, आपके पास दो वे हो गए कि आप किस तरह से वैल्यू को अचीव कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं कि सर दोनों में से बेस्ट कौन, क्योंकि जब भी हमारे पास में ऐसा कभी भी कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पर एक काम करने के लिए दो ऑप्शंस है, तो आप हमेशा यही चाहते हो कि इन दोनों में पता रहे कि यहाँ पर एक ही जैसे काम करने के लिए दो ऑप्शन क्यों बनाए गए, दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों डिफरेंस ये है कि गेट के अंदर एक एडिशनल पैरामीटर भी हम लोग देते हैं, वो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का। क्या है मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू का गेट के अंदर? तो पहले हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग को यहाँ पर एक ऐसी की प्रोवाइड करें जो कि अवेलेबल नहीं है, उस केस में आपको यहाँ पर मिल जाती है एरर। जैसे कि मैं एड्रेस को यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ, एड्रेस आपके पास में नहीं है, तो ये आपको दे रहा है एरर। ओके, और वहीं अगर मैं यही चीज़ गेट के साथ में करना चाहूँ, एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर ADDRESS एड्रेस और इस कमेंट को हटा देते हैं। ओके, तब ये आप यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे तो आपको ये दे देगा नन। इसका मतलब अगर आपको एरर नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी की ना मिले डिक्शनरी में, उस केस में एरर ना आए, तो आप यहाँ पर गेट का यूज़ कर सकते हैं। इवन गेट के अंदर आप इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं कि जब आपके पास में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो की अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाए। तो मैंने डिफ़ॉल्ट एड्रेस दे दिया इंडिया। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको जब एड्रेस नाम के वो चीज़ देखेगा, की देखेगा, अगर की नहीं है तो डिफ़ॉल्ट में क्या दे देगा, इंडिया। यहाँ पर देखिएगा उसने इंडिया यहाँ पर दे देगा। अगर मान लेते हैं वो की अवेलेबल है, जैसे कि मैं कहता हूँ एज अवेलेबल है, तो उस केस में वो क्या दे देगा, एज ही देगा। तब वो हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देगा। जैसे मान लो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने कर दी 35, तो एज अवेलेबल है तो हमें क्या दे देगा, एज दे देगा। अगर एज अवेलेबल नहीं होता, उस केस में ये हमें 35 रिटर्न कर देता। तो आई थिंक अगर आप इंडेक्सिंग पे काम करना जानते हैं तो इंडेक्स से बेटर ये ऑप्शन आपको गेट मेथड देता है। तो डिक्शनरी के लिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको डिक्शनरी में एलिमेंट को एक्सेस करना है, की के थ्रू उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इंडेक्सिंग की बजाय आप लोग गेट मेथड को ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है इंडेक्सिंग के बजाय। तो आई होप आपको ये गेट मेथड क्लियर हुआ होगा कि गेट मेथड किस तरह से काम करता है। उसमें दोनों पैरामीटर आपको समझ में आए होंगे। ये तभी काम करेगी वैल्यू जब ये की अवेलेबल नहीं होगी। अगर ये अवेलेबल है तब तो ये आपको वही आंसर देगा जो कि यहाँ पर डिक्शनरी में है। अगर ये की अवेलेबल नहीं है तब आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आपको ये आंसर दे देगा। इससे हम लोग एक बेटर प्रोग्राम क्रिएट या जनरेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, गेट हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, पहले तो हम लोग बात करेंगे सेट डिफ़ॉल्ट की, है ना, फिर पॉप और पॉप आइटम को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। सेट डिफ़ॉल्ट की बात कर लेते हैं कि ये सेट डिफ़ॉल्ट किस वे से काम करता है और ये आपके पास में किस तरह से आपको आंसर देगा। ओके, ओहो ये क्यों गायब हो जाता है बार बार। चलिए बात कर रहे हैं सेट डिफ़ॉल्ट की। तो सेट डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि आप हमारे पास में कुछ कॉन्सेप्ट है डिफ़ॉल्ट का जो कि यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग दो पैरामीटर देते हैं। चलिए इस मेथड को समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे अपने प्रोग्राम के ऊपर। पहले तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर प्रोग्राम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरह से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हमने लिखा डी डॉट सेट डिफ़ॉल्ट। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सेट डिफ़ॉल्ट कैसे काम करता है ना। तो सेट डिफ़ॉल्ट दोस्तों बिल्कुल गेट के जैसे ही काम करता है, लेकिन गेट से ये थोड़ा सा बेटर है। कैसे बेटर है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिखा है की, लिख दिया मैंने नेम, तो ये हमें रिटर्न कर देगा। इसको मैं जो भी इसकी वैल्यू होगी वो उसको रिटर्न कर देगा और रिटर्न को हम लोग कैप्चर कर लेते हैं आर के अंदर। ओके, और आर को हम लोग प्रिंट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गेट के जैसे काम करता है, लेकिन गेट से ये बेटर है। कैसे बेटर है, देखो अभी आपको ये वैल्यू दे देगा। नाउ अगर आपके पास, अगर आपने ऐसी कोई भी की दी है जो कि अवेलेबल नहीं है, तो ये उसको क्या कर देगा, सेट कर देगा। मतलब गेट और प्लस अपडेट को मैं मिक्स कर दूं तो सेट डिफ़ॉल्ट बनता है। ठीक है, क्योंकि गेट केवल वैल्यू लेता है और ये वैल्यू अगर एक्सट्रैक्ट कर देगा, अगर वैल्यू उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा किसी वजह से, क्योंकि वो की अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में ये उस की को ऐड कर देगा। तो यहाँ पर वो एड्रेस को ऐड कर देगा, लेकिन वैल्यू हमने यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करी है, तो वो एड्रेस में क्या ऐड करेगा, नन। चलिए
एक बार देखते हैं, उसको बाद में हम लोग यहाँ पर इसको प्रिंट करा के देखते हैं डी को। तो आपको दोस्तों डी के अंदर मिल जाएगा नन। ओके, तो देखिएगा आपकी ये की ऐड हो जाएगी एड्रेस नाम की, जिसमें वैल्यू आ रही नन। आप चाहते हो कि अगर ये वैल्यू ये जो की है ये मिल जाए तो वो वैल्यू निकल जाए, अगर ये की ना मिले तो ये की ऐड हो जाए। तो उस केस में सेट डिफॉल्ट काम में लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वैल्यू भी दे देता हूँ। वैल्यू मैंने दी सपोज करो जयपुर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एड्रेस नाम की कोई की नहीं है, तो उस केस में सेट डिफॉल्ट उसको जयपुर से एक एड्रेस के की के साथ में उसको ऐड कर देगा। तो बिल्कुल गेट की जैसे होता है, लेकिन गेट के अंदर कभी भी की सेट नहीं होती। यहाँ पर हम लोग कुछ की भी सेट कर सकते हैं एक वैल्यू के साथ में, चाहे तो वो वैल्यू को नन भी कर सकते हैं और चाहे तो वैल्यू को मेंशन भी किया जा सकता है। तो आई होप आपको सेट डिफॉल्ट समझ में आया होगा। ये आप समझ ले गेट प्लस अपडेट का ही एक नया वर्जन है सेट डिफॉल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारे मेथड की, जिसका नाम है, ये तो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं पॉप आइटम और पॉप। तो पहले पॉप आइटम को देख लेते हैं। तो पॉप आइटम क्या करता है, ये आपका जो एंडिंग में ऐड हुआ है, जो सबसे लास्ट में जो आपके पास पेयर आ रहा है, उस पेयर को आपको रिटर्न कर देगा। कैसे करेगा रिटर्न, चलिए मैं आपको प्रोग्राम करके दिखा देता हूं। यहां पर हम लोग लिखेंगे डी डॉट पॉप आइटम। ओके, तो आर के अंदर हमारे पास में आइटम आ जाएगा और वो आइटम डी से रिमूव भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आर और डी दोनों को ही प्रिंट कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि वो एक्चुअली में आइटम वहां से डिक्शनरी से निकल कर आर में आ गया है। जैसे कि एज 29 जो सबसे लास्ट में ये हमने ऐड किया था, और आप देख रहे हैं कि आपकी डिक्शनरी अपडेट भी हो चुकी है, डिक्शनरी में से वो एलिमेंट गायब भी हो चुका है। तो आई होप पॉप आइटम हमेशा जो सबसे लास्ट में एंटर होता है उसको ही वो रिमूव करता है। इसको हम लोग कहते हैं लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म। तो पॉप आपका जो लास्ट पेयर है उसको वो रिमूव कर देगा डिक्शनरी से, और साथ में या साथ आपको वो रिटर्न भी कर देगा कि भाई उसने कौन सा पेयर हटाया है। और जो ये पेयर हटाएगा वो आपको टपल के फॉर्म में आपको दे भी देगा। आप चाहे तो उसको कैप्चर कर सकते हैं आर में, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। और मैंने यहाँ पर दोनों की वैल्यू देखी कि भाई क्या डिलीट हुआ है और डिलीट होने के बाद में मेरी डिक्शनरी में क्या बच गया है। चलिए, तो ये पॉप आइटम का यही काम रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट हमारे पॉप नाम के मेथड की। पॉप नाम का जो मेथड है दोस्तों, ये बिल्कुल पॉप आइटम के जैसे ही काम करता है, लेकिन पॉप आइटम हमेशा लास्ट में से रिमूव करता है, जबकि पॉप जो है ये आपका कोई भी आइटम को रिमूव कर देगा। और उसके लिए आपको यहाँ देनी पड़ेगी की, और जैसे कि की मैंने दी है सैलरी। ओके, तो ये सैलरी वाले आइटम को यहाँ से डिलीट कर देगा, साथ ही साथ आपको सैलरी भी बता देगा कि भाई जो आइटम आपने यहाँ से रिमूव किया उसकी क्या वैल्यू थी। तो वैल्यू थी हमारे पास 35,000, और उसके बाद में आप डिक्शनरी देखेंगे तो डिक्शनरी में से सैलरी 35,000 हट चुका है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि पॉप किस तरह से वर्क करता है। क्या हो जब यहाँ पर ऐसी चीज़ हम लोग हटाने की बात कर रहे हैं, ऐसी की हम लोग सप्लाई कर रहे हैं जो कि की हमारे पास डिक्शनरी में नहीं है। तो उस केस में पॉप क्या करेगा, आपको दे देगा एरर के, कहेगा कि भैया एड्रेस नाम का कोई की नहीं है। तो आप यहाँ पर चाहें तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं कि अगर एड्रेस नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर जयपुर लिख देंगे। तो उस केस में अगर एड्रेस नहीं मिलेगा तो आपको जयपुर रिटर्न कर देगा दोस्तों। क्लियर है, तो एड्रेस अगर नहीं मिल रहा है तो ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, जयपुर रिटर्न कर रहा है। और अगर आपने ये वैल्यू भी नहीं दी है, उस केस में आपको यहाँ पर एक एरर दे देगा, की एरर दे देगा, और बता देगा कि भाई एड्रेस जिस की को आप निकालने की बात कर रहे हैं वो की अवेलेबल नहीं है। तो आई होप आपको पॉप आइटम, गेट, सेट डिफॉल्ट, ये सारे मैकेनिज्म समझ में आए होंगे जो कि डिक्शनरी के साथ में वर्क करते हैं। तो दोस्तों यही हमारे पास में सारे मेथड थे जिसकी हमने बात करी थी, और इससे पहले भी हमने बात करी थी फ्रॉम कीज की, वो हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो ये सारे मेथड होते हैं जो कि डिक्शनरी पर साथ एप्लीकेबल होते हैं। इनके अलग इनकी वर्किंग हमने देखी, इनकी सिचुएशन देखी कि इनको कहाँ काम में लेना है, किस वे से उनको काम में लेना है, ये हमने डिस्कस किया था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मैं दोबारा आपसे मिलूंगा नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।